Dear students, good morning to all of you. आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में समझने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम क्या है? उसके पहले हम एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है ये समझते हैं। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम को डिफाइन किया गया है कि व्हेन ए पॉइंट मास जो है वो पॉइंट साइज का होना चाहिए। व्हेन ए पॉइंट मास is suspended from a rigid support through a massless and inextensible string, then it is called the ideal simple pendulum. एक पॉइंट मास को एक मासलेस स्ट्रिंग जो इनएक्सटेंसिबल भी हो से एक रिजिड सपोर्ट से बांध के लटका दें तो हम इसे कहते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम। इस डेफिनेशन में जो कंडीशंस दिए हुए हैं हम प्रैक्टिकली एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। पॉइंट मास नॉट पॉसिबल, मासलेस स्ट्रिंग फिर से पॉसिबल नहीं है, और वो स्ट्रिंग भी कैसा होना चाहिए? इनएक्सटेंसिबल, यानी उसकी लंबाई बिल्कुल ना बढ़ती हो, चाहे उस पर जितना भी फोर्स लगा लें उसकी लेंथ ना बढ़ती हो। तो ऐसा स्ट्रिंग भी पाना हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हम जब आइडियल कंडीशन अचीव नहीं कर पाते तो हम उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं हम? एक लाइट स्ट्रिंग, अब मासलेस स्ट्रिंग तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? एक लाइट स्ट्रिंग से एक स्फेरिकल मास लटका देते हैं। एक स्फीयर को हम किसी सपोर्ट से लटका देते हैं और ये होता है सिंपल पेंडुलम। तो ऐसे ही एक सिंपल पेंडुलम हमने किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया इस तरह से, तो नाउ इट इज ए सिंपल पेंडुलम। जहाँ से लटका है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस। अब इस पूरे स्फीयर का मास तो उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, और सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इस पूरे मास को हम इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, यानी इस स्फीयर का जो भी मास होगा वो उसके सेंटर पर है। तो यहाँ पर मास m हुआ, इस स्फीयर का मास m जो है उसके सेंटर पे आप मान सकते हैं। तो सस्पेंशन पॉइंट से लेकर मास तक का जो डिस्टेंस आएगा इट इज़ कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इफेक्टिव लेंथ में दो लेंथ आ गए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो एस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओ इज सेंटर, इसको मैं ओ दे देता हूँ, ऑफ द स्फीयर, and L the effective length it is called the effective length of the simple pendulum। तो इफेक्टिव लेंथ में क्या क्या कनेक्ट हो गया? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये दोनों लेंथ मिल करके ये बन गया आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये जो स्फीयर है
हम जब किसी रस्सी से लटकाएंगे तो हमको एक हुक की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ये इस तरह से होगा, यहाँ से एक हुक होगा, ये हुक स्फीयर से कनेक्ट होगा और फिर ये सेंटर, तभी तो लटकेगा। तो इसमें हम एक लेंथ और जोड़ लेंगे, लेंथ ऑफ द हुक। मतलब ये कि सस्पेंशन पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज द इफेक्टिव लेंथ, एसओ। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का जो भी डिस्टेंस होगा और उसमें जो जो भी शामिल होगा उन सब की लेंथ होगा इफेक्टिव लेंथ। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, तो इसी सिंपल पेंडुलम को हम जब थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, इस पोजीशन से हम इस पोजीशन पे ले आते हैं, और जब आप उसको रिलीज करते हो तो जो ग्रेविटी होता है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, ये ग्रेविटी जो है इसको फिर वापस लाता है। और जब फिर वापस लाएगा तो ये मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम की पोजीशन तक आते आते ये कुछ स्पीड गेन कर लेता है, वेलोसिटी मिल जाती है उसको, और उस वेलोसिटी के कारण यहाँ पर रुकता नहीं, वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस तरफ आ गया, जब इधर आया तो फिर से वही ग्रेविटी इधर अप्लाई होगा जैसे उधर अप्लाई हुआ था, और ये इसको फिर वापस लाएगा, और यहाँ तक आते आते फिर से वो स्पीड गेन कर चुका होगा, और उस स्पीड के कारण फिर वो उस तरफ निकल जाएगा। और इस तरह से अपने मेन पोजीशन के दोनों तरफ ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। ये जो ऑसिलेशन है एक सर्कल के आर्क में होगा, एक सर्कल बनेगा उस सर्कल के आर्क में होगा, लेकिन इसकी लेंथ सफिशिएंट हो, यानी कि जिस सर्कल में घूमने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है, उस सर्कल की रेडियस बड़ी हो, इसका लेंथ ही तो सर्कल का रेडियस बनेगा। और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये बहुत छोटा हो, तो हम इसको लगभग अप्रॉक्सीमेट एक स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करता हुआ मान सकते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर ये जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो हमें इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये इसके लिए फार्मूला यहाँ पर हमको डिराइव करना है। तो सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया। एक लाइट स्ट्रिंग से एक स्फेरिकल मास हम किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दें, देन इट इज़ द सिंपल पेंडुलम। तो ऐसे ही हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया जिसका लेंथ यानी कि इफेक्टिव लेंथ L है, और उसको मेन पोजीशन से थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया। ये उसकी मेन पोजीशन थी, यहाँ था वो, लेकिन हमने उसको इस तरह से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। कितने एंगल से किया, तो मान लीजिए कि थीटा एंगल से। तो जब इस पोजीशन पे आएगा तो स्फीयर का वेट mg ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्टिव होगा, और इस रस्सी का टेंशन T ये S की तरफ रहेगा। तो ये दो फोर्सेस यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, ये दो फोर्सेस, ठीक है।
तो दो फोर्सेस एक्टिव हुए। इस mg के दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक अलोंग द स्ट्रिंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब यदि एंगल आपने थीटा लिया है तो एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। और तब इस एंगल तब इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट आएगा इस तरफ, वो हो गया mg cos थीटा, इट इज mg cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो कि मीन पोजीशन की तरफ है वो हो गया mg sin थीटा। और जब किसी वेक्टर के आप कंपोनेंट ले लेते हैं तो फिर उस वेक्टर को भूल जाइए, उसकी जगह पे दो कंपोनेंट आ गए, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, और एक हो गया टेंशन। सो नाउ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्फीयर। T and mg cos theta are just in opposite direction to each other। और आपका स्फीयर न तो T की तरफ जा रहा है न mg cos थीटा की तरफ जा रहा है, वो तो वहीं पर बना हुआ है। इसका मतलब कि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, बैलेंस कर लिया। तो ये आपका दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिए, और इसलिए आपके स्फीयर के ऊपर केवल एक ही फोर्स एक्टिव हो गया, दैट इज द mg sin थीटा। द एक्टिव फोर्स ऑन द स्फीयर इज ओनली द mg sin थीटा। और किस तरफ है ये? तो इट इज एक्टिंग अलोंग द मीन पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, एंड दैट्स व्हाई दिस फोर्स ब्रिंग्स द सिंपल पेंडुलम टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे आप इसको रिलीज करोगे mg sin थीटा उसको वापस ले आएगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो किसी सिस्टम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन की तरफ ले जाता है या ले जाने की टेंडेंसी रखता है, सच ए फोर्स इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। तो mg sin थीटा यहाँ पर बन गया रीस्टोरिंग फोर्स। चलिए मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज L, और जब भी हम लेंथ की बात करते हैं मीन्स इफेक्टिव लेंथ, तो इसका इफेक्टिव लेंथ मान लीजिए L के बराबर है, ठीक है। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज इट इज x, ठीक। तो लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is small l, and mass of the sphere is small m. The angular displacement is suppose थीटा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है इट इज सपोज थीटा, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ये मान लेते हैं कैपिटल T के बराबर है। तो इन इक्विलिब्रियम the T will be equal to mg cos थीटा। यदि इक्विलिब्रियम में है तो T और mg cos थीटा तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंड देयरफॉर द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द स्फीयर F इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये mg sin थीटा के इक्वल हुआ। अब जैसे मैंने कहा ना कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए,
इसका जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है ये बहुत छोटा रखेंगे तभी ये स्ट्रेट लाइन माना जा सकेगा। बहुत बड़ा रखोगे तो फिर वो एक सर्कल का आर्क बनेगा। हमको सर्कल का आर्क नहीं चाहिए, हमको स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन चाहिए। तो आपको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा रखना पड़ेगा, या ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है ये बहुत छोटा रखना होगा। तो थीटा इज स्मॉल, आपका थीटा बहुत छोटा है। देन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इस केस में साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, वो भी कब, जब थीटा आप रेडियन में मेजर करते हैं, नॉट इन डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए तब, और तब थीटा बराबर होगा आर्क अपॉन रेडियस मीन्स एक्स बाई एल। तो मैं साइन थीटा की जगह इतना रख सकता हूँ, एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या मिला, एंड देयरफॉर द एफ इज इक्वल टू एम जी। साइन थीटा की जगह मैंने रखा थीटा, और फिर थीटा की जगह मैंने रख लिया एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की तरफ, फोर्स लगा है लेफ्ट की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यदि हम वेक्टर यहाँ पर अप्लाई करें, वेक्टर रूल यहाँ पर अप्लाई करें, तो एक्चुअली ये फोर्स जो है इट इज ए नेगेटिव फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो सिंस डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक्स एंड फोर्स are in opposite direction, एक्चुअली दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड देयरफॉर एफ विल बी इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। एक्चुअली ये नेगेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इसको m को इस तरफ ले आता हूँ, तो f बाई एम इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। ओके, अब हमको मालूम है कि फोर्स अपॉन मास मीन्स द एक्सेलरेशन। तो ये तो इस स्फीयर का एक्सेलरेशन हुआ, a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल into x। ठीक, what do you mean by a? तो a is the acceleration, ये आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो a बराबर मिल गया माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। इस अब देखिए कि g एक कांस्टेंट है, l एक दूसरा कांस्टेंट है। एक सिंपल पेंडुलम जो आपने लटका दिया है उसकी लेंथ तो भाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फॉर ए गिवन सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम बदलेंगे तो एल बदलेगा, लेकिन आपने जो एक सिंपल पेंडुलम लिया हुआ है उसके लिए तो एल कांस्टेंट है भाई, जी भी कांस्टेंट है। तो फॉर ए गिवन सिंपल पेंडुलम जी बाई एल इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट। और जब कभी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल मिले
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिले तो वह जो मोशन होता है दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड देयरफॉर द पेंडुलम describes simple harmonic motion। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंस इन SHM द एक्सेलरेशन इज गिवन बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन इतना होता है, ये हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। तो ए इतना होता है, हमने कहा यहाँ पर ए इतना है, तो दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो क्या होगा, तो फ्रॉम 1 and 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल के बराबर होना चाहिए, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई एल। ओमेगा जो है वो रूट जी बाई एल के बराबर आना चाहिए। अब ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट जी बाई एल, एंड दैट्स वाई टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो ये आपके सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब इस फार्मूले को यदि आप स्टडी करें तो एक्सेलरेशन जो है, सॉरी टाइम पीरियड जो है, वो केवल इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड कर रहा है एंड नॉट अपॉन मास ऑफ द स्फीयर। स्फीयर चाहे लाइट हो, हैवी हो, छोटा हो, बड़ा हो, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। ये केवल और केवल डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, कि कितना लेंथ, बस उसी पे डिपेंड करेगा। एंड देयरफॉर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। It only depend upon length of the pendulum। ये केवल पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड करेगा और किसी बात पर डिपेंड नहीं करता। तो ये है सिंपल पेंडुलम और उसका टाइम पीरियड। ठीक है। ये फॉर्मूला तब के लिए होगा जबकि आपका पेंडुलम जो है वो ग्रेविटी के अंडर ऑसिलेशन कर रहा हो। इसके ऊपर क्यों एक ही फोर्स लगा हो, वो हो ग्रेविटी, मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। तो जब अर्थ के फोर्स के अंडर में ऑसिलेशन होगा तब आपका टाइम पीरियड इतना मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई और फोर्स वहाँ पर इंक्लूड हो, पेंडुलम के ऊपर कोई ग्रेविटी तो खैर लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा कुछ फोर्सेस और लगे हुए हैं, तो उस केस में इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए हम ये जो जी है, इट इज एक्चुअली द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब। ये जो स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर, इसको हम कहते हैं बॉब। तो इस बॉब का ये एक्सीलरेशन, यहाँ पर कितना एक्सीलरेशन मिलेगा, ग्रेविटी ने दिया है। बस एक्सीलरेशन किसने दिया है, तो ग्रेविटी ने। ग्रेविटी कितना देता है, तो जी के बराबर। तो जी आया फार्मूले में। यदि कुछ और फोर्सेस लगे हों तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो ग्रेविटी के अलावा कुछ और फोर्सेस यदि लगे होंगे तो ऐसे केस में आपको नेट फोर्स निकालना चाहिए।
कि बॉब के ऊपर कितना नेट फोर्स अप्लाई है, और जब नेट फोर्स मिल जाए तो वहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? द नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स आपने कैलकुलेट कर रखा है, मास आपको दिया हुआ है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और फिर इस जी की जगह आपको क्या रखना होगा? एक्सेलरेशन ए। इसको याद रखिएगा। In case some other forces except gravity are also acting on the bob, then the acceleration A will be equal to the net force by mass, and time period T will be now given by टू पाई रूट एल अपॉन ए। जी की जगह क्या रख लेना? ए। तब आपका फार्मूला, तब आपका टाइम पीरियड सही मिलेगा। ठीक है ना? इसका यूज कैसे करते हैं? हम जब इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ और फोर्सेस लगे हुए हैं, अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमने एक सिंपल पेंडुलम को किसी लिक्विड के भीतर डुबा दिया, अब वहाँ पर दो फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगे, एक तो ग्रेविटी होगा ही, और दूसरा उस लिक्विड का बुएंट फोर्स उसके ऊपर आ जाएगा, बुएंट फोर्स मिल जाएगा। और तब आपको निकालना होगा कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, और जब नेट फोर्स निकल आएगा तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालेंगे या निकल गया तो फिर इस फार्मूले से आपको टाइम पीरियड निकल आएगा। ठीक है? तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उस समय इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज के क्लास में ये सिंपल पेंडुलम आपको बतलाना था, मैंने बतलाया। मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर दो बातें याद रखोगे। एक तो जो सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है, इट मस्ट बी ए लाइट स्ट्रिंग। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? मासलेस। नहीं मिला, इसलिए हमने उसके नज़दीक पहुंचना है, जो आइडियल कंडीशन है उसके नज़दीक जाना है, एज पॉसिबल एज। तो क्या लेना होगा? जितना हो सके उतना लाइट स्ट्रिंग आपको लेना है। ठीक है? सेकेंड, कि जब इसको आप ऑसिलेट कराते हैं तो थीटा आपको बहुत छोटा रखना होगा, बहुत छोटा। तभी साइन थीटा की जगह हम थीटा रख सकते हैं। ठीक है? तो थीटा मस्ट बी स्मॉल। कितना? इट मस्ट बी लेस देन 4 डिग्री। क्या होना चाहिए? 4 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राइट? दूसरा, इसकी लेंथ सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध के सिंपल पेंडुलम बना लिया, तो रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा। और जब वो बहुत छोटा होगा, जैसे कि बहुत छोटा सर्कल जितना छोटा होगा, ये कर्वनेस उतनी ज़्यादा मिलेगी, कर्वनेस उतनी ज़्यादा मिलेगी। ठीक? रेडियस छोटा है तो कर्वनेस ज़्यादा होगी। लेकिन यदि हम एक बड़े सर्कल की बात करें, इस तरह से एक बड़ा सर्कल लें, तो इसमें जो ऑसिलेशन होगा, इसमें पोर्शन में
इसमें देखो कि कर्वनेस बहुत कम है। तो जो कर्वनेस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब हमको तो भाई एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, यानी कर्वनेस हमको बहुत कम चाहिए, तभी तो स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन होगा। तो कर्वनेस यदि आपको बहुत कम चाहिए तो रेडियस आपको बड़ा रखना पड़ेगा, और रेडियस यदि बड़ा रखना चाहते हैं तो आपको लेंथ बड़ी रखनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल एज लार्ज, जितना हो सके उतना बड़ा रखना चाहिए। इट मस्ट बी नॉट लेस देन 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तब ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। तो दो बातें याद रखोगे कि लेंथ शुड बी लार्ज, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी स्मॉल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी लेस देन 4 डिग्री। आपको बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है और फिर छोड़ देना है, ठीक। तो बच्चों कुछ बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर देते हैं और ये ऑसिलेशन चल रहा है, उसका टाइम पीरियड के लिए अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इट इज़ टोटली रॉन्ग। आपका एग्जामिनर देखेगा कि आपका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है तो वैसे रिजेक्ट कर देगा आपको, कि आपको तो बेसिक बातें ही नहीं मालूम, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि ऑसिलेट करा रहे हैं तब तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई सर्कल में हो रहा है, और यदि ऑसिलेशन एक सर्कल में हो रहा है तो इट इज़ नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन हो रहा है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है, और इसलिए इन सब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि लेंथ शुड बी एज पॉसिबल एज लार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एज पॉसिबल एज स्मॉल। जब ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे तब आपका फार्मूला करेक्ट होगा, आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में आज की क्लास में इतना ही। सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये तो मैं समझता हूँ। यदि ऐसे ही और भी वीडियो आपको देखने हों, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हों, तो आप मेरे चैनल फिजिक्स वाले को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो बच्चों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।